नमस्कार। बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले हम ई व्याख्यान के अंतर्गत भाषा विज्ञान के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने भाषा क्या है और भाषा को और विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में रखें या कला की श्रेणी में रखें, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज विद्यार्थियों, आज के हम ई लेक्चर में भाषा के आधारों और उसके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के क्या आधार हैं और उसके कौन कौन से रूप हैं, और भाषा के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण रूपों पर आज के हम इस व्याख्यान में प्रकाश डालेंगे और आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मानव जिस रूप में भाषा का प्रयोग करता है, उसे देखने से भाषा के आधार के दो रूप स्पष्ट प्रतीत होते हैं कि भाषा का आधार क्या है। एक तो मानसिक आधार और दूसरा भौतिक आधार। कि इसी कारण भाषा का जन्म हुआ। किसके कारण? मानसिक आधार और भौतिक आधार के कारण। कि मानसिक आधार के कारण इसलिए क्योंकि मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ही भाषा को स्वीकार करता है। विभिन्न पदार्थों के संपर्क में आने पर मनुष्य को विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, जिसे हम प्रत्यय कह सकते हैं। इस प्रत्यय के अनुसार ही वक्ता के मस्तिष्क में शब्द चित्रों या शब्द बिंबों की रचना होती है, जिन्हें मन की प्रेरणा से वह वाणी के द्वारा प्रकट करता है। इसी प्रकार श्रोता में भी ध्वनि संकेत कानों द्वारा सुने जा करके पहले ध्वनि बिंबों की रचना करते हैं और तब श्रोता को प्रत्यय या पदार्थ का ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया में वक्ता का प्रत्यय, वक्ता का शाब्द बिंब, श्रोता का ध्वनिक बिंब, श्रोता का प्रत्यय, यह सब प्रक्रिया मानसिक ही है, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है। अतः भाषा का मानसिक आधार है। इसका संबंध भाषा के अर्थ पक्ष से है। तो विद्यार्थियों, मैंने इसमें भाषा के आधार के अंतर्गत एक मानसिक आधार की आपको चर्चा की कि मानसिक आधार के कारण ही भाषा का जन्म हुआ। मनुष्य ने अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अब शब्दों के माध्यम से प्रकट करने के लिए ही भाषा का आविष्कार किया। कि मनुष्य ने पहली बार या मनुष्य जितने भी प्रकृति में जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों के जब वो संपर्क में आता है और संपर्क में आने के कारण उसको जो ज्ञान होता है, उसे हम प्रत्यय कह सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसने देखा और उसको समझने की कोशिश की और फिर उसके मस्तिष्क में उस वस्तु के विषय में उसने अपना एक शब्द चित्र बनाया। जैसे किसी पक्षी को या वस्तु को या पत्थर को या पेड़ को उसने पहली बार देखा और उस पेड़ को नेत्रों से देखने के बाद उसके दिमाग में उस वस्तु का एक चित्र उत्पन्न हुआ और फिर उस चित्र को उसने अपनी मन की प्रेरणा से, जो मन में उस चित्र को देख करके जो शब्द उत्पन्न हुए या विचार आए, उस विचार को, उस प्रेरणा को उसने वाणी के द्वारा अभिव्यक्त किया। उसी प्रकार उसने जो बोला, जिसने श्रोता जिसने सुना, उसने उस ध्वनि संकेत को कानों से सुना और उससे ध्वनि बिंबों की रचना की और तब श्रोता को वह प्रत्यय या पदार्थ का ज्ञान होता है। तो यही है भाषा का मानसिक आधार। भौतिक आधार के ऊपर कहा गया कि प्रत्यय के अनुसार शाब्द बिंबों को वक्ता वाणी द्वारा ध्वनि संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा श्रोता स्रोत द्वारा उन ध्वनि संकेतों को ग्रहण करता है। अतः ध्वनि का उत्पन्न तथा सुनाई पड़ना एक भौतिक व्यापार है, जिसमें वायु, ध्वनि यंत्र, मुख, तालु, जिह्वा, नासिका तथा स्रोत आदि भौतिक शारीरिक अवयवों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना शाब्द बिंबों को ध्वनि संकेतों या शब्दों तथा ध्वनि संकेतों या शब्दों की तो ध्वनिक बिंबों का रूप मिलना असंभव है। इसी से ध्वनि संकेत उत्पन्न होते हैं। वक्ता का ध्वनन, शब्द, श्रोता का श्रवण, यह भाषा का भौतिक आधार हुआ। इसका संबंध भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों एवं शब्दों से है। भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का सामान्य अध्ययन करते समय उसके विभिन्न रूप हमारी दृष्टि में आते हैं। यहाँ भाषा के इन विभिन्न रूपों के साथ उनके मूलभूत आधारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ये आधार तथा इन पर आधारित भाषा के रूप इस प्रकार हैं। इतिहास के आधार पर
भाषा के विभिन्न रूप हो जाते हैं। एक ही भाषा के जीवन के संपूर्ण इतिहास को देखने से यह विदित होता है कि विभिन्न कालों में उसके विभिन्न रूप विद्यमान रहे। कि भाषा के हम इतिहास की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि अलग अलग कालों में भाषा के अलग अलग रूप रहे हैं। उदाहरण के लिए वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि ये सब एक ही भारतीय आर्य भाषाएं हैं, लेकिन इतिहास के आधार पर होने वाले इसके रूप जो हैं वो विभिन्न हैं। भूगोल के आधार पर भी भाषा के रूपों में भेद हो जाता है। इसके भी दो भेद हैं कि विशेष प्रांतों के आधार पर भाषा भेद, जैसे बांग्ला, मराठी, गुजराती इत्यादि, और क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हुए भाषा भेद, जैसे भाषा, विभाषा और उपभाषा। प्रयोग एवं व्यवहार। भाषा भेद का तीसरा आधार है प्रयोग या व्यवहार। जिस वर्ग विशेष या उद्देश्य विशेष के लिए भाषा का जो रूप प्रयोग में चल पड़ता है वह उसी नाम से प्रचलित हो जाता है। जैसे जाति विशेष में प्रयुक्त जो है वो जातीय भाषा, व्यवसाय विशेष के लोगों में जो प्रयुक्त है वो व्यावसायिक भाषा, राजकीय कार्यों के लिए जो स्वीकृत भाषा है वह हुई राजभाषा, और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है राष्ट्रीय भाषा। साहित्य विशेष में प्रयुक्त साहित्य भाषा, शिष्ट जन समूह में प्रयुक्त शिष्ट भाषा, जनसाधारण में प्रयुक्त सामान्य भाषा, गुप्त कार्यों के लिए प्रयुक्त गुप्त भाषा, या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त जो है वो राजनयिक भाषा इत्यादि। तो भाषा के रूप जो हैं वो इतिहास के आधार पर परिवर्तित होते हैं, भूगोल के आधार पर भी परिवर्तित होते हैं, और प्रयोग या व्यवहार के आधार पर भी भाषा के रूपों में परिवर्तन होता है। और साधु और असाधुता, इस प्रकार भाषा के विभिन्न रूपों में मुख्य हैं। साधु यानी शुद्ध भाषा और असाधु यानी अशुद्ध भाषा, परिनिष्ठित भाषा या टकसाली भाषा इत्यादि। प्रचलन में विद्यमान भाषा जीवित भाषा या प्रचलन बाह्य भाषा मातृभाषा कहलाती है। निर्मिति, जिस भाषा का निर्माण परंपरा के द्वारा अनजाने से ही हुआ है और जो सहज ही सीख ली जाती है वह भाषा अकृत्रिम या अस्वाभाविक कही जाती है। इसके विपरीत जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए, किसी काल विशेष के लिए किया जाता है वह भाषा कृत्रिम कहलाती है। इस प्रकार उपर्युक्त तथा अन्य अनेक आधारों पर भाषा के विभिन्न रूप हमको दृष्टिगोचर होते हैं। भाषा के कुछ प्रमुख रूपों का परिचय यहाँ मुझे बताना आवश्यक प्रतीत होता है, और विद्यार्थियों को भी भाषा के इन विभिन्न रूपों का परिचय होना आवश्यक है। पहली है मूल भाषा, कि जिस प्रकार मानव सृष्टि का मूल पुरुष हम मनु को मानते हैं, उसी प्रकार आज विश्व में बोलने जाने वाली भाषाओं के मूल में कोई एक ही भाषा रही होगी। आज उस सर्वसम्मत किसी एक ही मूल भाषा का तो ज्ञान नहीं है, किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के रूप में 9-10 मूल भाषाओं को मान्यता दी गई है। कि उदाहरण के लिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो मूल भाषा है वो है भारोपीय भाषा। मूल भारोपीय भाषाएं हिंद ईरानी भाषाएं, वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाएं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल भारोपीय भाषा से ही हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। आज तक जितने भी भाषा परिवार प्रकाश में आए हैं उन सबकी आदि भाषा ही मूल भाषा कहलाती है। कि बिना किसी मूल भाषा के किसी भी भाषा परिवार का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। पहली आदि है मूल भाषा, फिर है भाषा। सामान्यतः हम यह जानते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, रूसी, चीनी, हिंदी आदि भाषाएं हैं। इसी प्रकार की अन्य भी सहस्त्रों भाषाएं विश्व में हैं। वस्तुतः इन्हें सापेक्षिक दृष्टि से ही भाषा कहा जाता है। कुछ औसत जनसंख्या, कुछ औसत भूभाग, बोलने वालों की कुछ औसत श्रेणी का महत्व, साहित्य की श्रेष्ठता, राजनीतिक उच्चता आदि के कारण ही उपयुक्त भाषाएं भाषा कहलाती हैं। विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है, अन्यथा वह बोली ही बनी रहती है। ऐसी कोई निश्चित विभाजन रेखा इनके मध्य में नहीं है। प्रत्येक भाषा पहले बोली ही रही होती है। हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत यह सदैव कार्य करता है। यहाँ भाषा के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक परिचय दिया जा रहा है, क्योंकि भाषा की परिभाषा आदि का विशेष उल्लेख अन्यत्र किया गया है।
बोली, विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा। अंग्रेजी में इसके लिए डायलेक्ट शब्द प्रचलित है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या, उसका महत्व कम होता है। इसे बोली भी सापेक्षिक दृष्टि से ही कहा जाता है। एक भाषा की कई बोलियां होती हैं, कारण भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और इस क्षेत्र विस्तार के कारण विभिन्न उपक्षेत्रों में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य उपक्षेत्रों में एक ही भाषा के बोलचाल के अनेक रूप हो जाते हैं। क्योंकि पूर्व क्षेत्र के व्यक्ति पश्चिम उपक्षेत्र के व्यक्तियों से अधिक संपर्क नहीं कर पाते तथा उत्तर क्षेत्र वाले भी दक्षिण क्षेत्र वालों से अधिक नहीं मिल पाते, इस प्रकार उनकी भाषाओं में उपक्षेत्रीय विशेषताएं बनी रहती हैं, जिससे वे एक ही भाषा की बोलियां होने पर भी परस्पर भिन्न भिन्न होती हैं। परस्पर भिन्न भिन्न होते हुए भी वे एक ही भाषा के अधीन रहती हैं और उसकी सेवा उसी प्रकार करती हैं जैसे विभिन्न प्रकृति वाली सेविकाएं एक ही रानी की सेवा करती हैं। बोली को ही विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहा जाता है। यहाँ प्रांतीय शब्द कुछ संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हैं, क्योंकि दूसरे अर्थ में बांग्ला, मराठी आदि ही प्रांतीय भाषाएं हैं। कुछ लोग प्रांतीय भाषा को विभाषा कहना अधिक पसंद करते हैं तथा उसका क्षेत्र बोली की अपेक्षाकृत विस्तृत मानते हैं। यहाँ भाषा तथा बोली के विषय में कुछ विस्तार से विचार करना उपयोगी है, जिससे तुलनात्मक रूप से दोनों का ज्ञान जो है वो स्पष्ट रूप में हो सके। बोली तथा भाषा के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं कि परस्पर संबंधित बोलियां किसी एक भाषा का अंग होती हैं, अर्थात भाषा अंगी और बोलियां उसके अंग हैं। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, किंतु बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत कुछ सीमित रहता है। उदाहरण के लिए हिंदी एक भाषा है तथा हिंदी भाषी क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों में बोले जाने वाली ब्रज, अवधी, बागरू, खड़ी बोली आदि हिंदी की ही बोलियां हैं। किसी भाषा की एक बोली दूसरी बोली से भिन्नता रखते हुए भी इतनी अधिक भिन्न नहीं होती कि दूसरी बोली वाले उसे समझ ना सकें। कि प्राय साहित्य रचना में भी भाषा का प्रयोग होता है, जबकि बोलचाल में बोली का। एक ही भाषा से विभिन्न बोली जाने वाले व्यक्ति साहित्य की रचना एक ही भाषा में करते हैं। बोलियों में से भी कोई एक बोली महत्व विशेष से भाषा बन जाती है तथा कालांतर में भाषा के ही विभिन्न क्षेत्रीय रूप बोलियां कहलाने लगते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार भाषा और बोली के संबंध में अंतर जो है वो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि भाषा जो है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोलियां एक सीमित क्षेत्र में होती हैं और एक दूसरे से भिन्नता रखते हुए भी बोलियां इतनी अधिक भिन्न नहीं होती कि वो दूसरे की समझ में नहीं आए। और साहित्य रचना करने वाले व्यक्ति की बोली अलग होती है और साहित्य रचना की भाषा जो है वो साहित्य रचना तो एक भाषा में करते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों की बोली अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं होता कि अन्य रूपों को बोलने वाले उसे समझ ना सकें। साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में बोलने वालों के उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि का कोई स्पष्ट भेद और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। तो डॉक्टर पी.डी. गुणे ने बोली की परिभाषा करते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं कि बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिसकी भाषा में पारस्परिक भेद का अनुभव नहीं किया जाता। किसी बोली को भाषा बनने के क्या कारण हो सकते हैं कि किसी बोली का भाषा बनने का सर्वप्रथम जो कारण होता है उस बोली द्वारा महत्व प्राप्त कर लेना। यह महत्व कई कारणों से प्राप्त हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित 4 कारण जो प्रमुख हैं। तो विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम किसी बोली के भाषा बनने के कारणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।